हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर के करंट अफेयर्स। कल काफ़ी स्टूडेंट की कंप्लेंट आई थी कि मैडम बहुत फास्ट बोलती है, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती है, हमको समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल आज ना हम आराम से एक एक करके सारी न्यूज़ को समझने वाले और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज हमें मिलने वाली है। हम बात करने वाले हैं 65th नंबर के रमन मैग्नेसिस अवार्ड के बारे में और काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलती है? तो परचम का टेलीग्राम में, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जो भी परचम से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके फ्री कंटेंट सेक्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो दोनों तरीके से आप हमारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ को ले सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम 2 सितंबर के करंट अफेयर्स, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। सो 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। ओके, तो बेसिकली हुआ ये था कि ये जो फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एशिया पैसिफिक रीजन में, स्पेशली इंडोनेशिया आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का। इसके बाद इंडिया, फिलीपींस, ब्राज़ील, श्रीलंका ये टॉप एक्सपोर्टर हैं कोकोनट के। इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल कोकोनट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन आप बोल दीजिए, उनने डिसाइड किया कि हमें कोकोनट डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो पहली बार वर्ल्ड कोकोनट डे हमने सेलिब्रेट किया 2 सितंबर 2009 और जो सेलिब्रेशन किया गया था वो किया गया था एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोकोनट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। इसलिए हम हर साल 2 सितंबर को कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब थीम क्या है? तो थीम है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन यहाँ पर इस साल की वर्ल्ड कोकोनट डे की थीम है। ओके, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। हम बात करने वाले हैं 65th नंबर के रमन मैग्नेसिस अवार्ड के बारे में, जिन्हें नोबल, एशिया की नोबल प्राइज़ के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया का नोबल प्राइज़ किसे कहते हैं, तो रमन मैग्नेसिस अवार्ड को कहा जाता है। इस साल हम 65th नंबर का एडिशन दे रहे हैं और यहाँ पर 4 पर्सन है, 4 एशियन है जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि रमन मैग्नेसिस अवार्ड को हम नोबल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। ये 65th नंबर का एडिशन है और इस साल 4 एशियंस को, 4 एशिया के पर्सन को रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड हर साल फिलीपींस, कहाँ पर? फिलीपींस में दिया जाता है 31 अगस्त ईच ईयर। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मल सेरेमनी इन मनीला, द कैपिटल ऑफ द फिलीपींस। रमन मैग्नेसिस अवार्ड की शुरुआत 1957 में हुई थी। फिलीपींस के जो 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे, उनके नाम से इस अवार्ड का नाम शुरू हुआ है, रमन मैग्नेसिस अवार्ड। तो यहाँ पे 4 एशियंस हैं जिनको रमन मैग्नेसिस अवार्ड मिला है। उनमें से एक जो है वो इंडियन है। उनमें से एक कौन है? इंडियन है, आसाम से बिलोंग करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कनन के बारे में। तो ये रवि कनन, जिन्हें भारत का 4th नंबर का, 4th नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री भी मिल चुका है और ये रहे हैं डायरेक्टर ऑफ असम चाचर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इनको मेडिकल की फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के कारण 2023 रमन मैग्नेसिस अवार्ड मिला है। इसके अलावा 3 और पर्सन कौन कौन से? तो रवि कनन के बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा 2nd पर्सन आपको मिलेंगे कौरबी रक्षंद। ये है कौरबी रक्षंद, ये आपको बांग्लादेश से मिलेंगे और बेसिकली जागो फाउंडेशन से इनका एसोसिएशन है। कौन से फाउंडेशन से? जागो फाउंडेशन से इनका एसोसिएशन है। इन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में काफ़ी काम किया है। जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी इन्होंने एफर्ट दिखाए हैं और ये 13th नंबर के बांग्लादेशी हैं जिनको रमन मैग्नेसिस अवार्ड मिल रहा है। नेक्स्ट पर्सन बात करेंगे हम। नेक्स्ट पर्सन है एजिनो लेमोज। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं तिमोर लेस्ते से और इन्हें भी रमन मैग्नेसिस प्राइज दिया गया है। और अगली जो पर्सन है उनका नाम है मिरियम कर्नल फेरर। ठीक है, इन्हें भी रमन मैग्नेसिस अवार्ड दिया जा रहा है।
ठीक है, तो इतने नाम है और ये फिलीपींस से बिलोंग करती हैं। इस प्राइज में मतलब इस अवार्ड में $50,000 प्राइज मनी दी जाती है। डन। अगली पर्सन जो न्यूज में है वो है रेलवे बोर्ड की पहली फीमेल सीईओ। तो ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कभी भी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जब कोई फीमेल फर्स्ट टाइम सीईओ बनती है, डायरेक्टर बनती है या प्रेसिडेंट बनती है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रेलवे बोर्ड को अपनी पहली फीमेल सीईओ मिल गई है और इनका नाम है जया वर्मा। ठीक है, रिसेंटली सेक्रेटेरिएट ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने जया वर्मा को अपॉइंट किया है फर्स्ट वीमेन सीईओ, चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, और इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल कुमार लाहोटी को। अनिल कुमार लाहोटी की जगह अब जया वर्मा जो है वो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन सीईओ की तरह काम करेंगी। इसके पहले इन्होंने रेलवे एडवाइजरी बोर्ड में भी काम किया है इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ढाका, बांग्लादेश फॉर 4 years। ठीक है, रेलवे बोर्ड जो है उसका फॉर्मेशन 1905 में हुआ था। रेलवे बोर्ड ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है, और सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो रेलवे की है वो रेलवे बोर्ड होती है। रेलवे बोर्ड में एक चेयरमैन होते हैं और 7 मेंबर होते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। तो जया वर्मा का नाम आपको याद रखना है। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है ग्रैंड शापा। ये बन चुके हैं डिफेंस मिनिस्टर यूके के। डिफेंस मिनिस्टर बने हैं यूके के। आइए हम पूरी बात करेंगे। यूके प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। उन्होंने अपॉइंट किया है ग्रांट साप्स को एज अ न्यू डिफेंस मिनिस्टर। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रांट साप्स को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, इसके पहले ये क्या कर रहे थे? तो इसके पहले जो ये थे वो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, एनर्जी सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, ये जो नई पोस्ट है डिफेंस सेक्रेटरी की, ये 5th मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो है और इन्होंने रिप्लेस किया है वैन बेलेस को, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है बुमलुनमंग बुलनाम। बेसिकली मणिपुर से हैं ये, और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी मतलब सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। इनका टेन्योर जो है वो 31 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गया है और इन्होंने राजीव बंसल को रिप्लेस किया है, क्योंकि राजीव बंसल जी का जो टेन्योर था एज अ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में वो कंप्लीट हो गया है। इन्होंने कई सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज में काम किया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इन्होंने संभाले हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है 1 से लेकर 30 सितंबर तक हम पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो 1 से लेकर 30 सितंबर तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पोषण माह। ठीक है, पोषण माह, और ये 6 नंबर का एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 6 नंबर का एडिशन है पोषण माह का। बेसिकली हमारी कंट्री में जो न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर आप देखते हैं माल न्यूट्रिशन की शिकायत होती है। तो ऐसी जो साइकिल है उसको कम करना, जो प्रेगनेंसी के समय जो लोगों को अवेयरनेस दिलाना कि न्यूट्रिशंस कितने ज़रूरी हैं, न्यूट्रिशन फूड कितना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट करेंगे पूरे सितंबर, 1 सितंबर से 30 सितंबर। अच्छा, अब इसकी थीम क्या है? तो थीम है यहाँ पे सुपोषित भारत मतलब न्यूट्रिशन रिच इंडिया, साक्षर भारत मतलब एडुकेटेड इंडिया, एंड सशक्त भारत मतलब एम्पावर्ड इंडिया। ये इस साल की थीम है, तो आपको थीम याद रखनी है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अनवील स्टैच्यू ऑफ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो सोचो पहले वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, RK षटमुखम शेट्टी, जिन्होंने हमारे भारत का इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट भी पेश किया था। ठीक है, तो उनका ही स्टैच्यू यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनवील किया है। कहाँ पर? कोयम्बतूर में, तमिलनाडु के कोयम्बतूर में। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल unveil the statue of first finance minister of independent India SK Shatmukam Shetty as at the South India Mill Association complex in the Coimbatore। बेसिकली जो साउथ इंडिया मिल एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसका फाउंडेशन स्टोन भी RK शटमुखम शेट्टी ने ही रखा था। इसलिए इसी जगह पे, इसी प्रमाइसेस पे इनके स्टैच्यू को अनवील करने का काम पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है कोयम्बतूर में।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारी कंट्री का पहला बजट भी आर के षटमुखम शेट्टी ने ही प्रेजेंट किया था और हमारी कंट्री के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्होंने और भी ज़्यादा कई पोर्टफोलियो संभाले, जैसे कि ही सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1933 टू 1935। इसके अलावा जो कोचीन किंगडम था उसके दीवान के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो कोचीन किंगडम के दीवान के रूप में इन्होंने 1935 से 1941 के बीच में काम किया है। तो क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बन सकता है कि आर के षटमुखम शेट्टी जो हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो किस किंगडम के दीवान रह चुके हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोचीन। क्लियर है? तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सितंबर 18 टू 22 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है। प्रहलाद जोशी के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का होने वाला है। ये 5 डेज का सेशन होगा, 18 ऑफ सितंबर से लेकर 22 ऑफ सितंबर के बीच में। ये अनाउंसमेंट यहाँ पर रिसेंटली किया गया है। ओके, लेकिन इसका एजेंडा क्या है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। बस इतना बताया है कि स्पेशल सेशन होगा पार्लियामेंट का 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में। ये जो स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट का, ये 13 सेशन है, 13 सेशन ऑफ द 17th लोकसभा एंड 261 सेशन ऑफ द राज्यसभा है। ठीक है, इसके पहले जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके इस पूरे टेन्योर में एक और बार यहाँ पर स्पेशल सेशन या जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की बुलाई गई है। कब? जब जीएसटी बिल आया था 30 ऑफ जून 2017 में। बेसिकली हमारी पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, एक बजट सेशन, मॉनसून एंड विंटर। मॉनसून सेशन रिसेंटली खत्म हुआ है और उसके बाद अनाउंसमेंट किया है स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर हम कुछ बातें कर लेते हैं अबाउट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में हमको आर्टिकल 85 से इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली जो कैबिनेट कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर की होती है वो प्रपोजल भेजती है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद जो है स्पेशल सेशंस को बुलाया जा सकता है। अब हमारी कंट्री में पार्लियामेंट का कोई कैलेंडर नहीं है कि कितने सेशन होने हैं, कब होने हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में 3 सेशंस होते हैं। कोई भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जो सेशन होता है वो कौन सा होता है? बजट सेशन होता है, जो कि फर्स्ट सेशन होता है, जो कि जनवरी से स्टार्ट होता है और ये कब एंड होता है, सॉरी, जो एंड ऑफ द जनवरी एंड तक या फरवरी तक ही चलता है, जनवरी फरवरी में चलता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड सेशन जो होता है जनवरी से स्टार्ट होकर कंक्लूड होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई। सेकेंड सेशन जो होता है वो 3 हफ्ते का होता है, 3 वीक का होता है, मॉनसून सेशन, जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जुलाई अगस्त के महीने में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड होता है विंटर सेशन, जो कि ठंड में नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार कुछ स्पेशल एजेंडा हो, कोई स्पेशल मुद्दा हमें डिस्कशन करना हो, तो यहाँ पर स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट को भी बुलाया जा सकता है। स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाने के लिए जो लोकसभा है, जैसे लोकसभा का सेशन है, तो लोकसभा के 1/10 मतलब 10% हमें मेंबर चाहिए, लिखित में, रिटर्न में चाहिए, और वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेशंस को बुलाया जाता है। क्लियर? अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो स्पीकर भी इसको अप्रूव करके सेशन को बुला सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं जेश के बारे में। अब ये क्या है, आइए हम बात करेंगे जेश क्या है। तो बेसिकली ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसको रिसेंटली रिलीज किया है। मान लेते हैं कि कोई स्पोक पर्सन है, वो अरेबिक लैंग्वेज में कुछ बोलता है, अपनी स्पीच को देता है, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं वो अरेबिक लैंग्वेज को नहीं समझते। वो चाहते कि अरेबिक लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात कि अब हमको अरेबिक लैंग्वेज में कुछ स्पीच देना है, लेकिन जब तक हमको उसके वोकेबलरी, उसके वर्ड्स के मीनिंग और डिफरेंट वर्ड्स हमको नहीं पता होंगे तो एक अच्छी स्पीच हम तैयार नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये नया मॉडल यहाँ पर रिलीज किया गया है। ठीक है, यूनिट ऑफ आबू धाबी AI कंपनी G42, इसके द्वारा रिलीज किया गया है जेश, द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस अरेबिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये एक बाइलिंगुअल अरेबिक इंग्लिश मॉडल है जो कि डेटाबेस, टेक्स्ट और कोड को कैरी करता है और बहुत सारे टास्क को ये परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन करना, टेक्स्ट को समराइज करना, क्वेश्चन आंसरिंग करना। ठीक है, इट वॉज ट्रेन ऑन द कॉन्डोर गैलेक्सी, द वर्ल्ड लार्जेस्ट AI सुपर कंप्यूटर, यूजिंग 116 बिलियन अरेबिक टोकन्स एंड 279 बिलियन इंग्लिश टोकन्स इसमें अवेलेबल है।
ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब आप या मैं या कोई भी व्यक्ति अगर उसको कुछ एडिशनल वर्ड्स मिलते हैं अरेबिक लैंग्वेज के तो वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ओपन सोर्स है, विच मीन्स दैट एनीवन कैन यूज इट और कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट। जस्ट इज अवेलेबल टू डाउनलोड ऑन द हगिंग फेस मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर हम इसके बारे में, मैंने बता दिया है कि यहाँ पे कई सारे आपको अरेबिक वर्ड्स मिलेंगे जो कि अरेबिक लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने के काम आएंगे, और एक बहुत पावरफुल टूल है जो कि मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को चेंज करेगा, इंप्रूव करेगा। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन कर सकता है इंग्लिश को अरेबिक में, अरेबिक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है। इसके अलावा जो स्पीकर्स होते हैं कम्युनिकेशन वगैरह में भी इसका यूज किया जा सकता है। अर्लियर द यूएई क्रिएटेड एन ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल कॉल्ड फाल्कन। इसके पहले यूएई ने फाल्कन को भी लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉन्च इंडियाज ओन ब्लॉकचेन बैक्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट फाल्कन। तो यहाँ पे एनपीसीआई आपको पता है एक अम्ब्रेला बॉडी है, एक एपेक्स बॉडी है जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं डिजिटली ऑनलाइन मोड पे उन सबको हैंडल करने का काम बेसिकली एनपीसीआई करते हैं। जैसे हम यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, हम बार कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो सबको रेगुलेट करने की बॉडी कौन सी, एनपीसीआई है। अब इस पूरे मैनेजमेंट को करने के लिए कि कोई भी इसमें चूक ना रह जाए, कोई भी हैकिंग ना हो जाए, या सारा मैनेजमेंट प्रॉपर हो, रिलायबल तरीके से कम्युनिकेट हो, रिलायबल तरीके से प्रोसेस रन हो, इसलिए यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनपीसीआई यूज कर रहा है। ठीक है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ फाल्कन, एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट that aim to simplify the management and use of blockchain based on Hyperledger Fabric and supported on Kubernetes cluster। तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ब्लॉकचेन को डेवलप करना है और जो भी फैसिलिटीज हैं उनको काफ़ी रिलायबल, इफिशिएंट एंड ऑटोमेटिक बनाना है। अब हाइपरलेजर क्या होता है, तो हाइपरलेजर फैब्रिक जो है वो एक इनिशिएटिव है डिजिटल असेट एंड आईबीएम का। ठीक है, हाइपरलेजर फैब्रिक जो है बेसिकली ब्लॉकचेन नेटवर्क पे काम करने वाला एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट एंड द सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है जिसमें आप डिफरेंट ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट को और उनके सॉल्यूशन को डिजाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप इसे समझिए। ठीक है, इसके पहले 2020 में एनपीसीआई ने डिजाइन किया था वज्र, जो कि एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम था जो कि ऑटोमेटिक पेमेंट और उनके प्रोसेस को और उसके सेटलमेंट को और भी ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट बनाता था। ठीक है, तो वज्र भी इसने ही लॉन्च किया था। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। अच्छा, आप लोग ने वो न्यूज़ देखी कि चंद्रयान 3 जो हमारा प्रज्ञान था रोवर, और उसने कुछ सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड किया है, मतलब चंद्रमा पे भूकंप आया था। ठीक है ना, तो ऐसा मुझे पता चला, मैं न्यूज़ देख रही थी तो मुझे लगा कि अभी इसको बताना इतना वो नहीं है, बस ऐसे ही आपको इसलिए जानकारी के लिए दे दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा। इन्होंने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है, तो ये सेकंड नंबर पे आए हैं, मतलब सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट है नागालैंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का रीजन का पहला ऐसा राज्य है जो कि आधार और बर्थ सर्टिफिकेट को लिंक कर रहा है। एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है एज किसका, स्वराज ट्रैक्टर का। तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बन गए हैं। इसके अलावा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कि एक सब्सिडरी मतलब एक सहायक कंपनी है टाटा मोटर की, इन्होंने अनाउंस किया है एक न्यू ब्रांड आइडेंटिटी जिसका नाम है टाटा ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ओके है, अब बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में कि किसे रिसेंटली इंडिया ने चार्ज द अफेयर्स एट इट्स हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपॉइंट किया है। 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर है आप कमेंट में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने नेशनल स्पेस डे किस दिन को डिक्लेयर किया है, 2023, 25 या 27 ऑफ अगस्त। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियोज़ में करते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। And thank you. Take care. Bye bye.